हेलो एवरीवन। सो मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मैं आपको पढ़ा दूँगी, तो मैं आपको बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे एग्ज़ाम के। सो एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब देखते हैं रिसोर्सेज क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स इन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. Human beings interact with the nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. So basically resources होता है क्या है? अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो पानी एक रिसोर्सेस है जिससे आप बहुत सारी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। खाना एक रिसोर्सेस है, कपड़ा भी एक रिसोर्सेस है। सो ऐसी सारी चीज़ें रिसोर्सेस है जो आपके डेली लाइफ में यूज़ आती है। हो सकता है आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ करो, है ना। सो एक रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन है ये, जिससे ह्यूमन इंटरेक्ट करके क्या करता है, यूज़ करता है और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करता है। सो हम देखेंगे दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन फॉलोइंग फेज। इस बेसिस पे हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब वो कहाँ से आया है ना। वो ये या तो बायोटिक होता है या अबायोटिक होगा, है ना, ऑरिजिन के बेसिस पे। फिर देखेंगे कि भाई वो रिसोर्सेज ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। जो नॉर्मल चीज़ें होती है, जैसे अब मान लो कोयला हो गया। कोयला क्या होता है कि हमारा नॉन रिन्यूएबल है, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो हमें उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। अभी आप हवा देखो, आप हवा कितना भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो सकता। सो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि भाई कितना हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और उसको हम कितना यूज़ कर सकते हैं ताकि आगे के जनरेशन के लिए भी वह बच सके। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप अब देखेंगे कि कुछ कुछ रिसोर्सेज पे सबका अपना अपना अधिकार होता है। जैसे कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही यूज़ कर सकती है। अब आपके घर में आप चावल लेकर आते हो तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी आके आपको उस चावल को यूज़ कर लेगी, आप खुद ही यूज़ करोगे, तो वो एक इंडिविजुअल टाइप हो गया। फिर एक कम्युनिटी, जैसे गार्डन वगैरह हो गया, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है, नेशनल, इंटरनेशनल। सो ये 4 बेसिस पे हमारा रिसोर्सेज डिवाइड होता है जब हम बात करते हैं ऑनरशिप की। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, सो उस रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है डेवलपमेंट में, लाइक पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है या रिजर्व करके रखा हुआ है। सो इस 4 बेसिस पे हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं रिसोर्स। सो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज के 2 टाइप मेनली होते हैं, एक तो हमारा होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन। आप ऐसा ले सकते हो कि जो हमारे नेचर में है, जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, तो वो हमारा नेचुरल हो जाएगा। एक आर्टिफिशियल जिसको ह्यूमन ने बनाया है। अब नेचुरल में कौन कौन सा होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब रिन्यूएबल को क्या होता है? जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, है ना, बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। फिर रिन्यूएबल में चेक करते हैं तो हमारा होता है कंटिन्यूअस, लाइक विंड, मैंने एग्जाम्पल दिया था। फिर दूसरा होता है बायोलॉजिकल, है ना। तो कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या रिन्यू अपने आप होता है, तो हमारा एक हो जाएगा वेजिटेशन जो फॉरेस्ट होता है, और दूसरा हो जाएगा वाइल्ड लाइफ। सो ये हो जाएगा हमारा रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या हो जाएगा हमारा? नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट लाइक मेटल्स, जो कि ह्यूमन ने बनाया हुआ है। सॉरी, नॉन रिन्यूएबल में क्या हो जाएगा हमारा? रिसाइकलेबल हो जाएगा मेटल्स, है ना। तो उसको हम रिसाइकल करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन रिसाइकलेबल, जो कि होता है हमारा फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स एक बार हम यूज़ कर लेंगे तो उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हो गया नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमने क्या क्या देखा? एक तो हमने देखा विंड, वाटर, ठीक है। फिर हमने देखा वेजिटेशन जो फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ, मेटल्स यानी मिनरल्स जो होते हैं, और हो गया हमारा फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सारे नेचुरल हो गए। ह्यूमन में क्या होता है? एक तो होता है हमारा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, दूसरा हो गया क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये हमारा ह्यूमन के अंदर आता है। अभी देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन 2 टाइप के होता है। एक तो होता है हमारा बायोटिक, दूसरा होता है हमारा अबायोटिक। बायोटिक कौन सा होता है? सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फेयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना। अभी अब देखो 3 टाइप के हो गए। एक हो गए हम लोग खुद, दूसरा हो गया फ्लोरा। फ्लोरा जो आते हैं वो स्पीसीज किसके होते हैं? प्लांट्स के होते हैं। एंड फोना क्या होते हैं? एनिमल्स के स्पीसीज होते हैं। फिर हो गया फिशरीज, जो फिशेस में आते हैं, फिशेस के जो स्पीसीज आते हैं। एंड एक हो गया लाइफ स्टॉक, जो हम जिन जिन जानवरों को क्या करते हैं, हम पालते हैं,
है ना, जो जानवर 4 पैर वाले ले सकते हो आप, उन जानवरों को बोलते हैं लाइव स्टॉक। फिर आता है हमारा अबायोटिक। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक। अभी देखो हमने जो ऊपर देखा वो सारे के सारे क्या है हमारे, ये है लिविंग थिंग्स है, लाइक रॉक्स एंड मेटल्स। तो ये भी क्या है हमारे रिसोर्सेस है। अभी आप बोलोगे रॉक्स एंड मेटल्स, मेटल्स से तो आपको पता होगा रॉक्स में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सो हम उन रॉक्स को मिनरल्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। सो हमारा दो हो गया, उनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न हुए, तो ये दो हो गया हमारा उसके बेसिस पे। अभी देखो वो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी दो होता है हमारा, एक रिन्यूएबल होता है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल किसको कहते हैं, जिसको रिन्यू किया जा सकता है ना, वापस से नया बनाया जा सकता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। हम उसको यूज़ करेंगे तो भी वो ख़त्म नहीं होगा, हम एक यूज़ करेंगे दोबारा वो बन जाएगा। So the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable and replenishable resources. For example, like solar, अभी अब सनरे आ रहा, आप सनरे का यूज़ करो, जितना भी चाहो उतना यूज़ करो, वो ख़त्म नहीं होगा। विंड हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। फॉरेस्ट तो खैर एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, मतलब उसको ऐसा नहीं कि आप लगातार एक बार में ही ख़त्म कर दो। वाइल्ड लाइफ में भी एक लिमिट तक आप उनको ज़्यादा वो नहीं कर सकते, वरना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर हमारा आता है नॉन रिन्यूएबल। दोज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। अभी देखो जो हम फॉसिल्स फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम मिनरल्स यूज़ करते हैं, वो हमारा नॉन रिन्यूएबल में आता है। कैसे, अभी आप कोयला, कोयला कैसे बनता है, लकड़ी गिरती है, कई बिलियंस ईयर्स, मिलियंस ईयर्स लगते हैं उसको ट्रांसफॉर्म होने में। सो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिर आप यूज़ करते हो। सोचो अभी आप आज सारे के सारे कोयला यूज़ कर लोगे, फिर आप मिलियन ईयर्स क्या गैप दे दोगे कि भाई मिलियंस ईयर्स के लिए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारा ये रिसोर्सेज ख़त्म हो चुका है ना। जो जनरेशन तो हमारा 60 ईयर्स के अंदर आ जाता, 60 ईयर्स के अंदर आप, उसके बाद आपके बच्चे होंगे तो वो 60 साल के बाद आपके बच्चे आ जाएंगे। लेकिन इसका लंबा जनरेशन चलता है, तो आप एक लिमिट अमाउंट में यूज़ करो ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाया जा सकता है। सो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बोलते हैं। अब देखो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते, तब तो हमें उसे और ध्यान से यूज़ करना चाहिए, और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाता है। अभी देखो ऑनरशिप के बेसिस पे हमारे 4 रिसोर्सेज होते हैं। पहला हमारा होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सो दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब हो गया पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर फैमिली, जो भी है वो बस उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है ना। सो उसको प्राइवेट भी बोल सकते हैं कि भाई वो प्राइवेट रिसोर्सेज है, तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते किसी और के प्राइवेट रिसोर्सेज को। सो मेनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, लाइक अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस और प्रॉपर्टी, है ना। आपका जहाँ पे भी आप हो, गांव में आपका घर होगा, वो आपका घर होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम पे होता है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती आके नहीं रह सकता, है ना। तो वो हो गया आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा आपका होता है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। सो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब वहाँ के, जैसे मान लो अभी गाँव में आप गए होगे तो एक पर्टिकुलर कुआँ आपने देखा, वो कुआँ क्या होता है, गाँव के बहुत सारे लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जिसमें जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। विलेज पॉन्ड्स हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको यूज़ कर सकती है। फिर तीसरा आता है नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब जिस भी, जैसे इंडिया है, इंडिया का एक बाउंड्रीज है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज जो सारे के सारे इंडियंस यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए। ऐसा नहीं कि आप अगर पटना में हो, उसके बाद आप यूपी में कहीं जा रहे हो तो आप वहाँ का पानी नहीं पी सकते, या उसको आपको पीने नहीं दिया जाएगा। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर कहीं पे भी हो आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमारा होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज लाइक ओशनिक रिसोर्सेज। अभी बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज these विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। सो ये रिसोर्सेज क्या होता है, जो पूरा इंटरनेशनल लेवल बेसिस पे, इंटरनेशनल
लेवल पर यूज़ होता है, जैसे सी वगैरह हो गया। अभी एक कंट्री से दूसरा कंट्री में क्या होता है, हम कुछ सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गया, जो सेम पाथ को बहुत सारी कंट्री यूज़ करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो लास्ट रिसोर्सेज का वो है। अभी इसके चार होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। तो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, डेवलप्ड रिसोर्स हो गया, स्टॉक हो गया एंड रिजर्व्स हो गया। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? सो द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। मतलब ऐसा रिसोर्सेज कि उस रीजन में तो है बट अभी तक किसी ने उसको यूटिलाइज नहीं किया है ना। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। वहाँ पे क्या किया जा सकता है, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी आराम से हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी से आपको पता है कि एक कन्वर्जन से दूसरे कन्वर्जन में हम करते हैं, तो सो मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी भी हम यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। सो हम डिफरेंट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो अभी तक वो है पोटेंशियल हमारे कंट्रीज में कुछ कुछ जगह पे, लेकिन हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा हमारा हो गया डेवलप्ड रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वो रिसोर्सेज ऑलरेडी डेवलप्ड है बट हमने उसको क्या किया गया, उस पर सर्वे किया है कि उसकी क्या क्वालिटी है और कितनी क्वान्टिटी में वो है, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। तीसरा रिसोर्सेज हमारा आता है स्टॉक रिसोर्सेज। So in a stock resources, materials in the environment which have been potential to satisfy the human needs, but the human beings do not have the appropriate technology to access, are included among stock like water. अभी देखो, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में प्रेजेंट है ना, जो कि ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकता है, बट हमारे पास वैसा अभी तक टेक्नोलॉजी आया नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, है ना। तो ये हो गया स्टॉक, वो जमा है बट हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी आप स्टॉक में पैसे लगाते हो, है ना, तो उसने आपने क्या किया, कुछ जमा कर दिया लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, वो रखा हुआ है स्टॉक में। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ज़रूरत पड़ेगी तो भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अभी तक टेक्नोलॉजी ही नहीं आई है कि हम उसको यूज़ कर सकें। रिजर्व्स क्या हुआ, दीज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, एक सबसेट ऑफ द स्टॉक है विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। अब इसमें देखो, रिजर्व में क्या हुआ, जैसे स्टॉक में क्या हुआ, हमने पैसा कुछ लगाया बट हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कि उसको यूज़ कैसे करना है, तो स्टॉक में रखा हुआ है। अभी रिजर्व क्या हुआ कि भाई पैसा रखा हुआ है, हमें पता है कि कब यूज़ करना है, हमें यूज़ कैसे करना है उसको, बट हम क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई अभी रहने देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी इसको रिजर्व में रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। लाइक रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट हम यूज़ नहीं कर रहे, अभी रखा हुआ है कि नहीं ठीक है, अभी इसको रिजर्व में ही रखते हैं, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम यूज़ करेंगे। फिर देखो, अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी ज़रूरी है। जैसा हमने देखा कि कुछ रीजंस के वजह से हम उस रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे, वो रिसोर्सेज प्रेजेंट है और अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदे होंगे, बट हम नहीं कर पा रहे, तो उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है ना। सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन सर्वाइवल, सिर्फ ह्यूमन जिंदा रहे इसलिए रिसोर्सेज है, बल्कि इसलिए भी कि भाई हमारा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, एक अच्छा लाइफ गुजारने के लिए भी हमारा रिसोर्सेज उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल। अभी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को सेटिस्फैक्शन के लिए वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सोचो, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिसको हम जनरेट नहीं कर सकते वापस से, वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आगे जनरेशन के लिए दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए भी डेवलपमेंट चाहिए हमारे रिसोर्सेज के लिए। इनडिस्क्रिमिनेट exploitation of the resources had led to the global ecological क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। अभी देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, CO2 के वजह से होता है। अभी आप क्या करते हो, पेड़ काटते हो, अगर आप पेड़ काटोगे तो हमारा CO2 का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई, आप सोचो, अभी सन रे आ रहा है हमारा
अर्थ पे। तो पेड़ क्या करता है, पेड़ सन रेज को एब्जॉर्व करता है, धरती पे नहीं आने देता है, ठीक है। अगर पेड़ कटेगा तो सन रे डायरेक्टली क्या पड़ेगा, लैंड पे पड़ेगा, एंड लैंड को वो गर्म करेगा, लैंड पे गर्म करेगा तो आप सोचो कि वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, और इसी की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। फिर आप देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है कि हम कुछ यूज़ अपने लालच के चक्कर में हम यूज़ करते हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम गैस रिलीज़ करते हैं, और ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीशन का काम कर रहा है, डिप्लीट का काम करता है। आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से रिलीज़ होता है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है ना। और इन्वामेंटल पॉल्यूशन, अभी हम टेक्नोलॉजी गाड़ी यूज़ करते हैं, अभी छोटे छोटे जगह पे अभी क्या होता है, आजकल के तो लोग चलना भी पसंद नहीं करेंगे, 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर कहीं पे भी जाना हो हमें चाहिए गाड़ी। उससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूट होता है, वाटर पॉल्यूट होता है, एयर पॉल्यूट होता है, और भी चीज़ें बहुत पॉल्यूट होती है ना। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से अभी आप देखो डिग्रेडेशन के कारण बहुत जगह खेती आप नहीं कर सकते, वहाँ पे घर आप नहीं बना सकते, तो वो तो लैंड तो बेकार ही है। तो इसके लिए भी एक रिसोर्सेज का अच्छे से डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो डेवलपमेंट आप कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उस डेवलपमेंट का गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट पे, वरना और दिक्कत आ जाएगी। अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट उसका क्या पड़ रहा है, हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बना पा रहा हमारा इन्वायरमेंट। सो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, है ना। सो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए डेवलपमेंट करना को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और ये भी ध्यान में रखना कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो रिसोर्सेज का किस वे में डेवलपमेंट होना चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी देखो रिसोर्स प्लानिंग भी करना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें किस टाइम पे कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है और कितना अमाउंट में करना है ना। सो रिसोर्स प्लानिंग मीन्स केयरफुली मैनेजिंग रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट दे आर नॉट ओवर यूज एंड और वेस्टेड। अभी देखो हम पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी का यूज़ करते हैं तो ये हमें पता है कि चलो ठीक है, पानी जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। लेकिन आप सोचो कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हो, फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हो, वो कितना प्रेजेंट है ना। तो आप वेस्ट कर देते हो, पानी को वेस्ट कर देते हो, फिर ओवर यूज़ कर लेते हो। क्योंकि अभी आपको नहाना है तो आप 5 मिनट से कम नहीं नहा सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट करते हो नहाने में, बर्तन धोने में, घर धोने में, या फिर किसी भी चीज़ में, तो वो ओवर यूज़ और वेस्टेड आ गया। तो एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है सो डैट एवरी वन कैन बेनिफिट फ्रॉम देम इक्वली, है ना। रिसोर्सेज पे ऐसा नहीं है कि कोई रिच क्लास पीपल या फिर ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है, लोअर क्लास पीपल नहीं कर सकता। सो इस वे में आपको प्लान करना है कि सबको रिसोर्सेज का बेनिफिट मिल सके। फिर हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। पहला कि हमारा इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का क्या है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइंडिंग एंड मेजरिंग द रिसोर्सेज इन डिफरेंट रीजन्स थ्रू सर्वेस एंड मैपिंग। बहुत ज़रूरी है फाइंड करना और मेज़र करना कि हमारा जो डिफरेंट रिसोर्सेज है अलग अलग रीजन में वो कितना है ना। एग्जाम्पल जियोलॉजिकल सर्वे आइडेंटिफाई कोल एंड मिनरल एरिया। अभी हमने पहले देखा कि जो कोल एंड मिनरल्स हैं वो एग्जॉस्टिबल में आता है ना, वो एग्जॉस्टिबल में आता है एंड वो रिसाइकलेबल होता है, सॉरी नॉन रिसाइकलेबल होता है, जिसको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते। तो बहुत तेज़ी से वो ख़त्म होगा अगर हम ज़्यादा अमाउंट में उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितना प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमें प्लान करके उन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड है हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। क्रिएटिंग प्लान्स यूजिंग द सुटेबल टेक्नोलॉजी, अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, अच्छे लोगों का यूज़ करो जो सही से मेज़र कर सके, एंड इंस्टीट्यूशंस टू बी रिसोर्सेज वाइजली। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जो वाइजली मेज़र कर सकें। एग्जाम्पल सैटेलाइट डेटा फॉर द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सो सैटेलाइट डेटा से हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को मेज़र कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सॉइल हो गया हमारा एग्रीकल्चर के लिए, खैर वाटर भी एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वाटर के और भी बहुत सारे कंजप्शंस पॉइंट्स है, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। थर्ड आता है हमारा मैचिंग विद द नेशनल प्लान्स, लिंकिंग रिसोर्सेज यूज विद द नेशनल गोल्स लाइक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सो हमारे ये भी होना चाहिए कि हमारा
ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा गोल हो जिसमें ग्रोथ भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो, नौकरी वगैरह भी मिले लोगों को, और एक सस्टेनेबल वे में मिले जिससे इन्वायरमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। डेवलपिंग इंडस्ट्री दैट सपोर्ट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल गोल्स। सो ऐसी इंडस्ट्री बिठाना बहुत ज़रूरी है जो इकोनॉमिक को तो सपोर्ट करती है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करती है, बट इन्वायरमेंट का भी उतना ही ध्यान रखती है। हमने पढ़ा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले पढ़ा, तो उस टाइप का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इस तीन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। A question: can you name some resources rich but economically backward regions and some resources poor but economically developed regions? So give reason for such a situation. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो बैकवर्ड रीजन्स है उसमें सम रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं, एंड अच्छे रीजन्स में रिसोर्सेज कम अमाउंट में होते हैं। ऐसा क्यों है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स कौन कौन से आते हैं? झारखंड हो गया, तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। ये बहुत डेवलप्ड रीजन नहीं है, लेकिन आप देखो कि ज़्यादातर मिनरल्स जो होते हैं हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में ही होते हैं, है ना? अब रिसोर्सेज पुअर है बट वो रीजन डेवलप्ड है, जैसे हो गया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है बट ये डेवलप्ड है। रीजन फॉर सच ए सिचुएशन, ये सिचुएशन का रीज़न क्या है हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। पहला रीज़न ये है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, हमने ये देखा कि इंडिया का वेदर अलग अलग जगह अलग अलग है ना? वो सब भी एक रीज़न बनता है रिसोर्सेज बनने के। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाटर आर नॉट इक्वली स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया। हमने देखा, अभी आप देखोगे टाइप्स ऑफ सॉइल जो होता है नॉर्दर्न में अलग होता है, एलुवियल होता है, फिर आप जैसे जैसे नीचे जाओगे महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल होता है, कहीं और अलग माउंटेन रीजन में अलग सॉइल होता है। अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग सॉइल्स होते हैं, है ना? अलग अलग वेदर कंडीशंस होते हैं। इसके वजह से हमारे पूरे इंडिया में रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। अभी रिसोर्स रिच रीजन्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड हैव मिनरल्स बट लैक इंडस्ट्रीज। अभी देखो, वहाँ पे रिसोर्सेज तो है लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है उन रिसोर्सेज का। फिर बेटर यूज ऑफ द ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज। रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा एग्रीकल्चरली डेवलप्ड ड्यू टू द एडवांस फार्मिंग मेथड्स, इरिगेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इवन दो दे आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। वो डेवलप क्यों है? अभी देखो, मैंने आपको बताया कि जो हमारे नॉर्थ पार्ट में होता है ना, वो एलुवियल सॉइल होता है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेस्ट होता है। एक तो ये रीज़न हो गया। उसके बाद अच्छी टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए पानी अच्छा से मिल जाता है, एंड ये मिट्टी भी जो है वो सूटेबल मिट्टी है, तो इसीलिए ये लोग सही से डेवलप कर पाते हैं अपने रीजन्स को, अपने रिसोर्सेज का सही से यूज़ करके। अभी देखो, हमने पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि एक तो जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो टेक्नोलॉजी या फिर नए कुछ रीजन्स के वजह से ख़राब हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं, एंड जो रिसोर्सेज बहुत कम अमाउंट में है उनका हम यूज़ करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। कंजर्वेशन दोनों ही वे में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन मीन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड वाइजली सो डैट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अभी देखो, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहा है, हम तो वो नहीं बना पाएंगे। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो ह्यूमन उसको बना नहीं सकता, तो अगर वो रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो ह्यूमन यूज़ कैसे कर पाएगा? तो उन रिसोर्सेज का खासकर ध्यान रखना पड़ता है जो हमारे नेचर्स ने हमको दिया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग द रिसोर्सेज सस्टेनेबली टू प्रिवेंट देयर डिप्लीशन। हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करके, मैनेज करके उन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है ताकि उसका जो डिप्लीशन है, उसका जो घट रहा है वो रोका जा सकता है। अभी देखो, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में 2 टाइप का रिसोर्सेज हुआ। अभी लैंड रिसोर्सेज हो गया एंड सॉइल रिसोर्सेज हो गया। लैंड रिसोर्सेज में क्या होता है? जो हमें लैंड से रिसोर्सेज प्रोवाइड होता है, जो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है ना? लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज दैट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो ये हमारा हो गया लैंड रिसोर्सेज। अभी आप खेती कर रहे हो, उससे अनाज उगाते हो, है ना? अनाज उगा रहे हो, फल उगा रहे हो, सब्जियां उगा रहे हो, वो क्या हो गया? रिसोर्सेज से तो हुआ ना, आप उसको खा रहे हो तभी तो आप जिंदा हो।
फिर आपको हो गया रहने के लिए घर भी, वो लैंड रिसोर्सेस है, आप लैंड पे ही घर बना रहे हो, वहाँ पे रह रहे हो, बारिश से बच रहे हो, जानवरों से बच रहे हो, या फिर जो भी है आप बच रहे हो, सही से रह रहे हो, सुरक्षित रह रहे हो, तो वो भी एक लैंड रिसोर्सेज का पार्ट हो गया। एंड इंडस्ट्रीज जहाँ पे आप काम करके अर्न करते हो, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी से कुछ नए नए सामान बनाते हो, वो भी हम यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये भी लैंड रिसोर्सेज से मिल रहा है। दूसरा हो गया हमारा सॉइल रिसोर्सेज। सो सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इट हेल्प्स द प्लांट्स ग्रो एंड इज इसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर। अभी देखो सॉइल रिसोर्सेज ऐसे है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो आप इस पर खेती करते हो, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, फ्रूट्स के लिए पेड़ ग्रो कर रहे हो, है ना। इसी सॉइल पे फॉरेस्ट है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ होता है, इसी सॉइल के अंदर आपके बहुत सारे मिनरल्स बन रहे होते हैं जो आप फ्यूचर में यूज़ करते हो। अभी देखो हमारा जो लैंड है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से सब प्लेन जो है 43% है, सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया में क्या है, प्लेन रीजन से, प्लेन रीजन जहाँ पे खेती वगैरह अच्छी हो सकती है ना, तो वो सारा हो गया हमारा प्लेन रीजन। फिर हमारा आता है माउंटेन रीजन जो कि 30% है, वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के उसको। तो फिर हमारा क्या है 30% एंड 27% है हमारा प्लेट्यूज। जो मैक्सिमम जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स वो प्लेट्यू रीजन में आपको मिलेंगे, है ना। तो ये 3 पार्ट में हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। अब हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फॉरेस्ट, अभी हमने बोला फॉरेस्ट की वजह से वाइल्ड लाइफ है, जंगल है। अब वो क्या कर रहा है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो वो हमारा इकोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करके रख रहा है ना। फिर वो हमें कुछ एलिमेंट्स दे रहा है, जैसे कुछ दवाइयाँ बनती है, दवाइयाँ हो गई, फिर खाने पीने के लिए फ्रूट्स हो गए, और भी बहुत कुछ है। सो वो फॉरेस्ट से हमें मिलता है, जो कि लैंड रिसोर्सेज सब में आता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन लाइक द बैरन एंड वेस्ट लैंड, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। अब देखो जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है ना, जिस पे हम खेती नहीं कर सकते, जिस पे हम पेड़ नहीं उगा सकते, उसको हम बैरन वेस्ट लैंड बोलते हैं। फिर बिल्डिंग्स हो गया, फिर रोड्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ये सब लैंड पे ही है। फिर फैलो लैंड हो गया, लेफ्ट लैंड विदाउट कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम फैलो लैंड्स बोलते हैं। एंड टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28% मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अब देखो ये 3.28 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, होल वर्ल्ड से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि इंडिया का हमारा जोग्राफिकल एरिया है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब जनरल क्या है, अगर आप सर्वे में देखोगे 1960 टू 1961 में आप देखोगे, तब आप देखोगे कि हमारा कितना परसेंट कौन सा लैंड था, है ना। सो बैरन लैंड कितना परसेंट था, फॉरेस्ट कितना परसेंट था, है ना। फिर आपका हो गया नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, और फिर हो गया फॉरेस्ट हो गया। तो ये सारे हमारे कितने परसेंट थे ये है। एंड उन 2014 से 2015 में कितना परसेंट बचा हुआ है वो है। अभी आप देखो हमारा फॉरेस्ट पहले 18.11% था, अभी 23.3% है, करेक्ट। फिर आप देखोगे सॉरी, सो आप देख सकते हो कि आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पहले कितना परसेंट था और अब कितना परसेंट है। अभी देखो डिग्रेडेशन, क्या कारण है डिग्रेडेशन का, है ना, क्यों डिग्रेडेट हो रहा है, डिग्रेडेशन, सो क्यों डिग्रेड हो रहा है हमारा लैंड वगैरह, वो हम देखते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन, एक तो हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने से मैंने आपको बताया कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, पेड़ कटेगा तो फिर क्या होगा, बारिश भी कम होगी, सॉइल इरोजन होगा। ओवर ग्रेजिंग क्या हो रहा है कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से हमारा जो सॉइल है वो एक कॉम्पैक्शन, जो सॉइल डेंसिटी है वो कम होने लगता है। फिर वो क्या होने लगेगा, सॉइल मान लो पानी ये बारिश के कारण वो जो सॉइल है वो बह जाएगा, फिर हवा के कारण उड़ जाएगा, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ की मिट्टी ख़राब हो जाएगी। फिर क्या हो रहा, माइनिंग एंड क्वेरिंग। अभी हम माइन कर रहे हैं, कोयले निकालने के लिए ज़मीन खोद दे रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, है ना, तो उसके वजह से भी हमारा लैंड डिग्रेड हो जा रहा है। ओवर इरिगेशन हो जा रहा है, ओवर इरिगेशन हम कर दे रहे हैं फसल के लिए। अब ओवर इरिगेशन में तो मिट्टी बहेगी ही बहेगी, ऊपर से मिट्टी का क्वालिटी भी ख़राब हो जाता है ना। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हम कर देते हैं, उससे क्वालिटी ऑफ सॉइल सॉइल जो है वो इफेक्ट कर रहा है। इन एरिड रीजन्स ऑफ द राजस्थान शेल्टर बेल्ट्स एंड द एफॉरेस्टेशन हेल्प चेक द डिजर्टिफिकेशन। आप भी देखो
क्या हो गया, अभी आपने क्या किया, अभी एरिड रीजन में देखोगे राजस्थान में क्या हो रहा है, शेल्टर बेल्ट एंड एफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है हमारा, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को आप काट रहे हो, उस प्रोसेस को हम सॉरी पेड़ को जो लगा रहे हो उसको हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, एंड जब पेड़ हम काटते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो और क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। इन पंजाब एंड हरियाणा बेटर इरिगेशन मैनेजमेंट हेल्प्स द प्रिवेंट द सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। अभी देखो वहाँ पे इरिगेशन सही से है, अभी वहाँ पे इरिगेशन सही से हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ जो मिट्टी में सलाइनिटी है, मतलब मिट्टी में जो नमक है वो फसल के लिए अच्छा नहीं होता है, और वाटर लॉगिंग होता है जब आप मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा दे देते हो तो मिट्टी का क्वालिटी ख़राब होता है, तो वो सही हो रहा है क्योंकि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब कंजर्वेशन मेजर, सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना चालू करो, पेड़ लगाना चालू करोगे आपका सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग भी ज़रूरी नहीं करवाना है ताकि हमारा क्या हो, लैंड का डिग्रेडेशन रुक सके। प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स आप बनाते हो। अब देखोगे क्या होता है, जैसे गांव वगैरह में आप देखे होगे जहाँ पे खेती वगैरह होती है ना, तो एक लाइन में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, वो क्या करता है हवा से फसल को बचाता है। जब एक साथ हवा आती है तो वो रोकता है उस हवा को ताकि फसल बचाया जा सकता है ना, तो उसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, जो एक ही बेल्ट में बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। फिर हमारा आता है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, हम माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिक एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अभी देखो जो हम खराब केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो एक बार में तो अच्छा प्रोडक्शन मिलता है हमें, लेकिन फिर क्या होता है कि वो क्वालिटी ख़राब करता है तो नेक्स्ट प्रोडक्शन में हमें कमी मिलती है। तो हमें ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए, है ना, केमिकल वाला यूज़ नहीं करना चाहिए। वो दोनों के लिए अच्छा होता है कि तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, जो कंज्यूम करेगा, जो भी पर्सन कंज्यूम करेगा वैसे फ्रूट्स को, रिसोर्सेज को, तो उनके लिए भी सही है और हमारी मिट्टी के लिए भी सही है। एंड कंट्रोल ऑफ द ओवर इरिगेशन, हमें ओवर इरिगेशन से भी बचना चाहिए। ज़्यादा पानी अगर डालेंगे तो मिट्टी भी क्वालिटी भी ख़राब होगी, फसल भी ख़राब होगी। सो इन पंजाब एंड हरियाणा बेटर इरिगेशन मैनेजमेंट हेल्प्स प्रिवेंट सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। अब देखो सॉइल एज अ रिसोर्सेज, सॉइल एज अ रिसोर्सेज मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड्स द बेस फॉर एग्रीकल्चर एंड सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ। तो ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड नहीं है, तो ये किसके लिए सपोर्टिव है, एग्रीकल्चर के लिए है एंड प्लांट ग्रोथ के लिए है। सो इट इज़ फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक अच्छी मिट्टी कब बनती है ना, रॉक से ही तो मिट्टी बनती है ना। रॉक जब टूटता है डिफरेंट रीजन से, केमिकल हो गया, मैकेनिकल या फिजिकल, किसी भी रीजन से टूटता है तो वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ता है, एंड वो क्या बनता है, छोटे छोटे टुकड़े होते होते काफ़ी लंबे टाइम के बाद सॉइल बनता है जिसमें ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस क्या करता है, एक वो प्रोवाइड करता है एक अच्छे प्लांट ग्रोथ के लिए, एक केमिकल का काम करता है, फूड का काम करता है प्लांट्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्या है, इट सपोर्ट्स द प्लांट लाइफ बाय सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड एयर। अभी मैंने बताया, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारा ह्यूमस, है ना, वाटर एंड एयर। फिर होता है हमारा इट इज़ इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच इज़ द बैकबोन ऑफ द रूरल इंडिया। ये हमारा एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी आपको पता है कि इंडिया के अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जो रूरल है ना, रूरल एरिया है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट विच प्रोवाइड द टिम्बर, ऑक्सीजन एंड रॉ मटेरियल्स। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल किस लिए भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट के लिए। अभी सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्लांट्स अच्छे नहीं होंगे, पेड़ अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। सो इसलिए भी अभी देखो, पेड़ अच्छे होंगे, फॉरेस्ट अच्छे होंगे तो अच्छा टिम्बर, अच्छी लकड़ी मिलेगी, फिर अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा एंड रॉ मटेरियल्स भी बहुत सारे मिलेंगे। सो इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। सो सॉइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम को बैलेंस बना कर रखता है। अभी देखो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। पहला है हमारा एलुवियल सॉइल, कहाँ पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। कौन कौन से स्टेट में है, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सो इन सब रीजन में इसलिए खेती अच्छी होती है ना। डिपॉजिट्स ऑफ द रिवर्स लाइक अ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। सो इसके वजह से अभी देखो गंगा का जो पानी होता है बहुत साफ़ होता है ना, ब्रह्मपुत्र का या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज का, अब वो डायरेक्ट आता है जो यहाँ की मिट्टी को क्या बनाता है, हमारा
एग्रीकल्चर के लिए अच्छा बनाता है। क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, पल्सेस हो गया। अभी देखो राइस एंड वीट तो पूरे इंडिया में यूज़ होता है अनाज, है ना, रोटी एंड चावल के लिए, ये तो कॉमन है ना, पूरे इंडिया में यूज़ होता है। तो इसका क्रॉप्स अच्छा ग्रोथ करता है कहाँ पे, एलुवियल सॉइल के कारण। अभी एग्जांपल देखो, एलुवियल सॉइल इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार सपोर्ट द राइस एंड वीट कल्टीवेशन। सो मेनली उत्तर प्रदेश एंड बिहार में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एलुवियल सॉइल। फिर हम देखते हैं सेकंड जो है ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। एंड ये कहाँ पाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू में। कौन कौन से स्टेट में आता है डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। सो फॉर्म्ड फ्रॉम द बेदरिंग ऑफ द वॉल्केनिक रॉक। जो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं ना, वो भी बहुत उपजाऊ होते हैं। एंड उसका कलर, जो लावा होता है, जैसे ही जैसे वो ठंडा होता है उसका कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसके वजह से उसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। क्रॉप्स कौन कौन से अच्छे होते हैं, कॉटन हो गया जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, शुगर केन हो गया, सोयाबीन हो गया एंड मेज़ हो गया। सो ये चारों हो गए क्रॉप्स ग्रोन जो मेनली होते हैं, मेनली यूज़ होते हैं ब्लैक सॉइल में। फिर एग्जाम्पल में हो गया ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र इज़ आइडियल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन, है ना। सो ब्लैक सॉइल जो है बहुत आइडियल है कहाँ पे, महाराष्ट्र में कॉटन कल्टिवेशन के लिए। फिर हो गया रेड एंड येलो सॉइल फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड झारखंड। अब ये देखो हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था, जो मैक्सिमम जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स रिसोर्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं और झारखंड में होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में होते हैं। तो यहाँ पे कौन से सॉइल पाए जाते हैं, रेड एंड येलो। ये इसका कलर रेड एंड येलो क्यों होता है, क्योंकि इस मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं उसके कारण इनका कलर रेड एंड येलो होता है। फिर इसको क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, पल्सेस, मिलेट्स एंड पैडी इन मॉइस्ट एरियाज सॉरी। सो यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ऐसे फसल वहाँ पे होते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल, रेड एंड येलो सॉइल इन छत्तीसगढ़ सपोर्ट द मिलेट कल्टीवेशन। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे ये सॉइल क्या करता है, मिलेट कल्टीवेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। अभी अब फोर्थ देखो, लेटराइट सॉइल, हाई रेनफॉल एरियाज, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो लेटराइट होती है। वेस्टर्न घाट हो गया, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, आसाम एंड मेघालय। तो इन जगह पे कौन सा सॉइल पाया जाता है, लेटराइट पाया जाता है। इंटेंस लीचिंग इन हैवी रेनफॉल रीजन्स। अभी देखो लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है। लीचिंग क्या होता है, मान लो कुछ मिट्टी में इम्प्योरिटीज़ है ना, तो उसको आप बहुत ज़्यादा पानी देते हो तो उससे वो क्या होता है, वो बह जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि ऊपर वाले का करिश्मा है कि ऐसी जो मिट्टी है जिसमें एक्चुअली रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होती है, वो ऐसे जगह पे ही पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। अब क्रॉप्स कौन कौन से होता है, जैसे हो गया टी हो गया, कॉफ़ी हो गया एंड कैश्यू हो गया, कैश्यू यानी काजू। एग्जाम्पल कौन कौन सा है आपका, लेटराइट सॉइल इन केरला सपोर्ट्स द टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। केरला हो गया, आसाम में भी होता है ना, हमारा यहाँ पे आसाम में भी है, तो आसाम में भी टी कल्टीवेशन होता है। देखो पांचवा हो गया एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होता है, आप डेजर्ट्स ले सकते हो जहाँ पे मिट्टी में पानी बहुत कम होती है ना, वहाँ पे आप कांटे वाले पौधे ज़्यादा होते हैं। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया एंड वेस्टर्न हरियाणा हो गया। सैंडी बोल सकते हो, सैंडी सॉइल, सैंडी एंड ड्राई विद द लो ह्यूमस, उसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, इसलिए आपको ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स नहीं दिखेंगे ऐसे एरियाज़ में। सलिन इन नेचर बट कैन बी इम्प्रूव बाई इरीगेशन, बट हम अगर इरीगेशन ढंग से करें तो इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। और क्रॉप्स कौन से होते हैं, बाजरा एंड पल्सेस। सो आप देखो कि ऐसे एरियाज़ में बाजरा बहुत ज़्यादा खाया जाता है ना। आप उस वे में भी लगा सकते हो कि किस रीजन में कौन सा फूड ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ज़रूर ये फूड वहाँ पे होता होगा। एरिड सॉइल इन राजस्थान सपोर्ट बाजरा कल्टीवेशन। फॉरेस्ट सॉइल देखते हैं, हिल्टी एंड माउंटेनियस एरिया, जहाँ पे जैसे हो गया उत्तराखंड वगैरह हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड एंड पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो वेदर्ड रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम फॉरेस्ट। वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं, वेदर्ड होते हैं, टूटते हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा पत्थर ही होता है, पहाड़ी है ज़्यादा, तो उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है जो फॉरेस्ट से मिलते हैं। क्रॉप कौन कौन सा होता है, फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक एप्पल्स। अब वहाँ पे ऐसे होते हैं जो वहाँ के वेदर कंडीशंस को अडेप्ट कर सके, जैसे एप्पल्स वो ठंडी जगह पे होती है इसलिए। फॉरेस्ट सॉइल इन हिमाचल प्रदेश सपोर्ट्स द एप्पल ऑर्किड्स। अभी आप देखोगे कौन सा सॉइल जो है इंडिया के किस पार्ट में पाया जाता है, इसमें आप से बेहतर जान सकते हो, है ना। जो हमारा फॉरेस्ट सॉइल है ये इस रीजन में पाया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, इस एरिया में ज़्यादा फॉरेस्ट है, इस एरिया में ज़्यादा फॉरेस्ट है ना। ये हो गया आपका ईस्टर्न रीजन का थोड़ा सा, ये हो गया आपका, एंड फिर ये हो गया
फिर आप देखोगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमने आपको बोला था महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इधर हो गया। ब्लैक सॉइल बहुत कम अमाउंट में गुजरात एंड राजस्थान में भी पाया जाता है। गुजरात में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है। फिर आप देखोगे एलुवियल सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में मैक्सिमम एलुवियल सॉइल है, तो इतना रीजन कवर करता है हमारा एलुवियल सॉइल। एरिड सॉइल हो गया। एरिड सॉइल बहुत कम है यहाँ, जहाँ तहाँ एरिड सॉइल है। फिर आप देखोगे लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है वो आप देखो। ये हो गया आपका, ये रीजन हो गया आपका, ये रीजन जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। रेड एंड येलो सॉइल जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे, है ना। इधर आप देखो ईस्टर्न पार्ट में इधर मिनरल्स ज़्यादा हैं। ये हो गया हमारा डेक्कन प्लेट्यू का रीजन होता है, इधर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल्स पाया जाता है। अभी देखो सॉइल इरोजन है, उसका कंजर्वेशन। अभी सॉइल का इरोजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों सॉइल की क्वालिटी घट रही है, एंड उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। सो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय द नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर। मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि सॉइल जो होता है इरोजन बेसिकली होता क्यों है। अभी आप समझो कि सॉइल का जो डेंसिटी होता है, सॉइल का जो बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ, पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है, अभी वहाँ पे प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसको बांध कर रखते हैं, है ना। अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, तो वो विंड या वाटर के थ्रू ईजिली बह जाएगी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। सो उसका क्वालिटी भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। रीज़न देखते हैं, तो क्या क्या रीज़न है हमारा। एक तो डिफॉरेस्टेशन। आप पेड़ काटोगे, अभी मैंने एग्जांपल दिया, वो पेड़ काटने की वजह से ही दिया। आप पेड़ काटोगे तो वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होगी, है ना। फिर ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स रिमूव द वेजिटेशन कवर लिविंग द सॉइल बेयर। अभी एनिमल्स ने क्या किया, वेजिटेशन को, जितना वेजिटेशन कवर था मिट्टी पे उसको ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म कर दिया तो ईजिली सॉइल बारिश या फिर किसी रीज़न की वजह से वो बह जाएगा। ओवर कल्टिवेशन क्या होता है, कंटिन्यूस फार्मिंग वीकेंस द सॉइल। अभी क्या होता है, आप सुने होंगे कि जो फार्मर्स होते हैं उन्होंने खेती किया, फिर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया ताकि वापस से उसमें ह्यूमस वगैरह आए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस से खेती करते हैं। तो क्या होता है, अगर कंटिन्यूस फार्मिंग हम करेंगे, है ना, तो उसके वजह से भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है ना। कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही आपको दे सकते हैं ना, लिमिटेड अमाउंट ही दे सकती है। आप लगातार उसको यूज़ किया जा रहे हो तो उसका न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है, इसके वजह से सॉइल वीक हो जाता है। फिर होता है हमारा विंड एंड वाटर। हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स वॉश एंड ब्लो अवे द टॉप सॉइल। अभी देखो ज़्यादा तेज की बारिश और जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है वो क्या कर देता है, टॉप सॉइल को बहा देता है। फिर क्या होता है, गली इरोजन हो गया। रेन वाटर क्रिएट द डीप कट्स गलीज इन द सॉइल। अभी ज़्यादा ही पानी खेती में बहा दे रहे हो तो उससे भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जा रही है। एंड सीट इरोजन हो गया। थिन लेयर ऑफ टॉप सॉइल इज रिमूव्ड बाय द वाटर। अगर थिन लेयर चला जाता है तो भी उसको सीट इरोजन बोलते हैं, तो भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। अब एग्जांपल देखो, चंबल वैली है, चंबल वैली जो है एमपी में, वो सफ़र्स कर रही है किसकी वजह से, गली इरोजन्स, है ना। अब गली इरोजन से मतलब क्या हो गया कि रेन वाटर क्रिएट्स डीप कट्स। रेन वाटर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिट्टी को कट कर दे रहा है ना, तो वहाँ की क्वालिटी बहुत सॉइल की ख़राब हो जा रही है। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम द इरोजन एंड मेंटेनिंग इट्स फर्टिलिटी थ्रू द साइंटिफिक एंड नेचुरल मेथड। अभी हम किसी भी मेथड से, अभी आप ये मत देखो, वर्ड पे मत जाओ, किसी भी मेथड से अगर हमको सॉइल को बचाया जा सकता है तो हम सॉइल को बचाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करो या फिर नेचुरल वे में कर सकते हो तो नेचुरल वे में करो, है ना। नेचुरल वे में क्या क्या आ जाएगा आपका, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, है, उसमें तो कुछ टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं है। फिर कंट्रोल प्लाफिंग हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, शेल्टर बेल्ट्स हो गया, एंड कंट्रोल ग्रेजिंग हो गया। फिर कंट्रोल प्लाफिंग क्या होता है, प्लाफिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स टू रिड्यूस द वाटर रन ऑफ। तो आप देखे होगे बहुत सारे एरिया में सीढ़ी टाइप का या फिर मिट्टी का कटाई इस वे में करते हैं ताकि मिट्टी का जो इरोजन है वो बचाया जा सकता है, ठीक है। आसाम वगैरह में देखो टी प्लांटेशन वगैरह में इस वे में मिट्टी की कटाई होती है, इस वे में उगाया जाता है कि मान लो अगर हवा भी हो रही है या फिर पानी भी हो रहा है तो धीरे धीरे, मान लो बहुत तेज़ी से पानी बह रहा है और अगर वो सीढ़ी नुमा रहेगा मिट्टी तो क्या होगा, बहुत कम मिट्टी को बहा पाएगा। फिर आप देखो टेरेस फार्मिंग हो गया, मेकिंग टेरेस ऑन द स्लोप्स टू चेक द सॉइल लॉस के लिए टेरेस बनाना। फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स इन अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स टू रिड्यूस द विंड इरोजन। अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स बनाया जाता है ताकि मिट्टी को जो है हवा बहा ना पाए। शेल्टर बेल्ट्स बनाया जाता है, अभी मैंने शेल्टर बेल्ट्स एक्सप्लेन किया कि एक ही बेल्ट में एक ही जगह बहुत ज़्यादा टी, ताकि विंड के स्पीड को रोका जा सके। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग क्या होता है, लिमिटिंग एनिमल ग्रेजिंग टू अलाउ द ग्रास टू रीग्रो।
अभी होता है ग्रेजिंग आप कम करोगे तो वापस से घास वहाँ पे उगेगा, फिर जो सॉइल डेंसिटी है वो सही हो जाएगी। हिली रीजन्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश आर द टेरेस फार्मिंग टू प्रिवेंट द इरोजन। अभी हमारा हिमाचल प्रदेश में कौन सा फार्मिंग होता है, तो टेरेस फार्मिंग होता है। सो थैंक यू, इतना अच्छे से मैंने मेहनत किया है ताकि आपको अच्छा लगे वीडियो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना अच्छा अच्छा वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि एक क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए, ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर सकते हो टॉपिक्स को, एंड आप अच्छे से जान सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।